स्टूडेंट, आज मैं आपको मुद्रा बाजार के दोष के बारे में बता रही हूँ। कल मैंने आपको मुद्रा बाजार के बारे में और भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रियल में इंडियन जो मनी मार्केट है एटलीस्ट उसकी कौन कौन सी डीमेरिट्स है, भारतीय मुद्रा बाजार में कौन कौन से जो है वो दोष उपलब्ध है। तो सबसे फर्स्ट जो डीमेरिट्स विच इज अवेलेबल इन इंडियन मनी मार्केट इज लैक ऑफ कॉपरेशन, सहयोग का, परस्पर सहयोग का अभाव। कि हमारा जो मनी मार्केट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कल मैंने आपको बताया था कि इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। भारतीय मुद्रा बाजार को हमने दो भागों में बांटा था, पहला संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा था असंगठित मुद्रा बाजार। तो भारत के जो ये दोनों मुद्रा बाजार है, दोनों मुद्रा बाजार के जो क्षेत्र हैं, इन दोनों में परस्पर कॉपरेशन का अभाव है। किसी स्टाइल का कोई भी परस्पर सहयोग नहीं है, ये सामंजस्य के रूप में कार्य नहीं करते। इन दोनों में हमेशा आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का जो भाव है एटलीस्ट वो बना हुआ रहता है। देख, सेकंड आता है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में भिन्नता। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन दोनों मार्केट के जो पार्ट में ट्रेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये मनी मार्केट की जो डिफरेंट टाइप्स की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है उनमें जो इंटरेस्ट रेट जो ट्रेंड में है एटलीस्ट उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधताएं पाई जाती है, ब्याज दरों में असमानता देखने को मिलती है। जितने भी हमारे जो बैंक्स हैं उन बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग होती है। आईसीआईसी की अलग, सिंडिकेट की अलग है, एसबीआई की अलग है, यूको की अलग है, पीएनबी की अलग है। तो ये ब्याज दरों में जो विभिन्नता है एटलीस्ट वो हमारे मनी मार्केट की जो ग्रोथ रेट है एटलीस्ट उसको जो है वो कंट्रोल करती है, ये उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो सेविंग करने वाला है, सेवर्स जो है वो कंफ्यूज होता है कि मुझे एटलीस्ट कहाँ मनी को सेव करना है और कहाँ से मुझे लर्निंग की फैसिलिटी जो है वो लेनी है। क्योंकि ब्याज दरें बचत में भी अलग है और जब उधार दिया जाता है तो उसमें भी ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है सीजनल डिमांड ऑफ फंड, ऋणों की मौसमी आवश्यकता। हमारे मनी मार्केट में जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो बेस है सीजन पे। सीजनल टाइम में जो होता है मनी की डिमांड बहुत हाई होती है और जब सीजन नहीं होता है, ऑफ सीजन में मनी की डिमांड बहुत लोअर होती है। तो मनी मार्केट की जो डिफरेंट टाइप्स की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है वो हमारी सीजनल मनी मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती है। जैसे सोइंग के टाइम सोइंग सीड्स जो होता है, एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड्स फंड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट होती है। बट मनी मार्केट के थ्रू जो है वो फंड की अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस जो सीजनल मनी की डिमांड है एटलीस्ट उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट, विकसित बिल बाजार का अभाव। कि इंडियन कंट्री में या इंडियन इकोनॉमी में ना तो वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट है, ना वेल डेवलप्ड मनी मार्केट है और ना ही वेल डेवलप्ड बिल मार्केट है, ऐसा कहा जाता है। जो क्रिटिसाइज करते हैं उन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि देयर इज अ लैक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट इन इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय मुद्रा बाजार में विकसित बिल बाजार का अभाव है। यहाँ ट्रेंड ही नहीं है बिलों को लिखने का, बिलों को एक्सेप्ट करने का, बिलों की डिस्काउंटिंग का, बिलों में ट्रांजेक्शन्स करने का। तो इसलिए कंट्री में बिल मार्केट का जो है वो डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित विकास, इम्बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज और बैंकिंग सर्विसेज। तो हमारी कंट्री में बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो इनएडिकेट अमाउंट में अवेलेबल है, अपर्याप्त मात्रा में है, इसका अभी इतना विकास नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशंस या कंडीशंस ऑफ पॉपुलेशंस को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस है, बट उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा नहीं है। तो हम ये भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इम्बैलेंस ग्रोथ है मनी मार्केट का, कहीं तो ज़्यादा है, कहीं तो बहुत रिच अमाउंट में है और कहीं मनी मार्केट की इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया, रिमोट एरिया में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है और जो आपका वेल डेवलप्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ एक्सेस में जो है ये इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। तो देयर इज अ इम्बैलेंस ग्रोथ ऑफ मनी मार्केट इन रिमोट एरिया, रूरल एरिया एंड इन अर्बन एरिया। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव, लैक ऑफ स्पेशल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है कंट्री में. फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंटिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस. देन देयर इज अ लैक ऑफ दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में इस प्रकार की संस्थाओं का प्रायभाव रहता है. भारत में ना तो बहुत अधिक भट्टागृह है, ना बहुत अधिक स्वीकृत गृह है, ना बहुत अधिक समाशोधन गृह है. तो ये जो संस्थाएं होती है वही बिल बाजार का, वही सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन्स का, वही विभिन्न प्रकार के जो होती है हमारी मुद्राएं, उनमें व्यवहार को जो है वो आसान बना देती है. लेकिन इन संस्थाओं का भारत में अभाव होने की वजह से बिल बाजार का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया. उसके बाद है असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. इंडियन मनी मार्केट में मैक्सिमम जो रूरल एरिया में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, 90% ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड विद द हेल्प ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. असंगठित मुद्रा बाजार का प्रभुत्व है. आज भी गांव में सेठ, साहूकार, जमींदार, जागीरदार, इन्हीं के थ्रू लोन लिया जाता है और इन्हीं को वापस पूरी जिंदगी लोन चुका दिया जाता है. तो हम कहेंगे कि एक भारतीय मुद्रा बाजार का दोष है कि संगठित क्षेत्र इतना अधिक होते हुए भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग असंगठित क्षेत्र में ही ऋणों के जाल में फंसे हुए रहते हैं, वहीं ऋण में जन्म लेते हैं और वहीं ऋणों में मर जाते हैं. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा जो है कंपैरिजन देन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. मुद्रा बाजार में धन की कमी, लैक ऑफ फंड्स. इंडियन मनी मार्केट में एक तो इनएडिकेट फंड्स की प्रॉब्लम रहती है. जितनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप धन उपलब्ध नहीं रहता. लोन एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. लोगों में बैंकिंग का ट्रेंड नहीं है, इस वजह से डिपॉजिट बैंक में जो है वो एक्सेस में नहीं हो पाती है. इस वजह से लोन की फैसिलिटी भी बैंकों के थ्रू बहुत कम क्वांटिटी में होती है. तो पॉपुलेशन को देखते हुए बैंकों की कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए. गवर्नमेंट का इनमें शेयर जो है, गवर्नमेंट को ज़्यादा शेयर इशू करने चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट नेशनलाइज्ड बैंकों के पास तो जो है वो मनी मार्केट में जो है वो फाइनेंशियल फैसिलिटी या फंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो. उसके बाद है समाशोधन गृह की सीमितता, लिमिटेड क्लियरिंग फैसिलिटी, कि हमारी कंट्री में क्लियरिंग हाउसेस जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है. तो क्लियरिंग का जो फंक्शन है वो बहुत स्लो होता है और डेली में ही मनी मार्केट की बहुत सी इंस्टीट्यूशंस का आधे से ज़्यादा टाइम ये क्लियर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसमें करने में ही चल जाता है. तो ऐसे क्लियरिंग हाउसेस कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि जो क्लियरिफिकेशन का जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाए. चेकों का लेन देन जो है उनका समायोजन जो है वो आसानी से हो जाए. तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ क्लियरिंग हाउसेस बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में. तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. ये भारतीय मुद्रा बाजार के दोष हैं. देन नेक्स्ट आता है सुझाव, सजेशंस टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स, कि ये जो डिमेरिट्स अवेलेबल है भारतीय मुद्रा बाजार के जो दोष है उन दोषों को दूर करने के कुछ उपाय दिए गए हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस दीज डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स, कि हम किस प्रकार से इन डीमेरिट्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल है समाशोधन सेवाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ क्लियरिंग फैसिलिटीज, कि कंट्री में ट्रांजेक्शन्स को इजी गोइंग करने के लिए, पेमेंट को फास्ट सेटल डाउन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्लियरिंग हाउसेस की जो लिमिटेशंस नंबर्स हैं उन नंबर्स को इंक्रीज कर देना चाहिए. मैंने कहा ना, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में क्लियरिंग हाउस होना चाहिए, ताकि फास्ट एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांजेक्शन्स को इजी गोइंग सेटल किया जा सके, जिससे पेमेंट में डिले नहीं हो और कस्टमर को किसी स्टाइल की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर सके. तो हमें देश में समाशोधन गृहों की संख्या को लगातार बढ़ाना होगा. नेक्स्ट आता है विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, कि जो स्पेशल कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया क्लियरिंग हाउस, एक्सेप्टेंस हाउस, डिस्काउंटिंग हाउस. तो इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना देश में तीव्र गति से करनी चाहिए, ताकि बिल मार्केट के साथ जो ट्रांजेक्शन्स है वो आसानी से हो और बिल बाजार का देश में विकास हो. नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र पर नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि हमारी कंट्री का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एटलीस्ट उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पर हमारी गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए,
जो भी देशी बैंकर है, साहूकार है, महाजन है, इन पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक अधिकांश कृषक इनसे ऋणों के जाल में फंसते रहेंगे और इन्हीं के द्वारा जो है वो ऋण निर्गमित होते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका शोषण ज्यादा होगा। तो सरकार को असंगठित क्षेत्र पर नियंत्रण लगाने के प्रयास करने चाहिए। आरबीआई को अपने रूल्स रेगुलेशन को इन असंगठित क्षेत्रों पर बहुत अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। उसके बाद है हुंडियों का प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज। मैंने आपको कल भी बताया कि हुंडी जो है एक कैटेगरी का जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का विनिमय विपत्र है। हुंडी एक जो है लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो हमारे यहाँ हुंडियों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एक प्रमाणीकरण नहीं है, एक परफॉर्मा फिक्स नहीं है, एक लैंग्वेज फिक्स नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती है, अलग अलग लोग अलग अलग बात समझते हैं। तो हुंडी की एक लैंग्वेज होनी चाहिए ऑथेंटिक, कि हिंदी को सब समझते हैं। तो हुंडियाँ जो है वो हिंदी में लिखी जाए, एक परफॉर्मा फिक्स हो, स्टाम्प की अमाउंट फिक्स हो। तो ये अगर कुछ हो गया, प्रमाणीकरण कर दिया गया, तो हुंडियों का भी ट्रेंड जो है वो कंट्री में चलने लग जाएगा। उसके बाद है संगठित बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बिल मार्केट, कि हमारी कंट्री में बिल मार्केट को जो है वो डेवलप्ड करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के बिल को लिखने के लिए प्रमोट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट बैंकों के द्वारा उन पर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करानी चाहिए। जब कभी भी ट्रेडर्स को रिक्वायरमेंट हो तो बैंक्स उन पर डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराए। तो इससे देश में बिल बाजार का सुदृढ़ विकास होगा। उसके बाद है लाइसेंस शुदा गोदामों की व्यवस्था, कि हमारी कंट्री में बहुत से जो ट्रेडर्स हैं वो गुड्स पर जो है वो लोन चाहते हैं, गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। अब जब बैंक के पास गोडाउन्स ही नहीं है, लाइसेंस वाले गोडाउन्स नहीं है, तो वो ऐसे माल को उनमें नहीं रख सकता है। तो बैंक के पास ऐसे गोडाउन्स की व्यवस्था होनी चाहिए लाइसेंस शुदा, जिसमें ट्रेडर्स अपना माल रख सके और उस गुड्स के बिहाफ पर जो है वो लोन इशू करा सके, और जब वो लोन वापस चुका दे तभी वो आपका गुड्स आपके गोडाउन से आकर के ले जा सकता है। तो ऐसे गोदामों की व्यवस्था जो है वो बैंकों को करनी चाहिए। उसके बाद है धन प्रेषण की सुविधाओं का विस्तार, कि फंड ट्रांसफर की जो फैसिलिटी है उसको थोड़ा सा रैपिड रेट से इंक्रीज कर देना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए। कि हमारे यहाँ पहले तो बहुत कम ऐसे थी, चेक के द्वारा भेज दिया जाता, ड्राफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन रिसेंट टाइम में बहुत सी ऐसी धन प्रेषण की सस्ती सुविधाएं आ चुकी है। इनका और ज़्यादा डेवलपमेंट होना है, फास्टेस्ट मीन्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि तुरंत प्रभाव से मिनटों में आपका पैसा यहाँ से जहाँ आप दूसरे स्थान पर भेजना चाह रहे हो वहाँ पैसा पहुँच जाए, आपका पेमेंट का जो है वो सेटलमेंट हो जाए। तो ऐसी आरटीजीएस, एनईएफटी और बहुत सी ऐसी चीज़ें मोबाइल में, इनके थ्रू जो है आप वो फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बैंकिंग का पर्याप्त व संतुलित विकास, एडिकेट एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, कि हमारी कंट्री में बैंक जो है वो इनएडिकेट अमाउंट में है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंकों में जाकर के देखो आपका 1 घंटा वेस्ट हुआ ही है। अब वो वेस्ट है या इन्वेस्टमेंट है वो आप जानते हो, लंबी लाइन है, कतार है, पता नहीं कहाँ क्या है। तो बैंक जो है वो इनएडिकेट अमाउंट में है, और जनता की प्रॉब्लम है कि पैसा अपने पास नहीं रखती है आजकल, वो सारे ट्रांजेक्शन्स बैंकों से करती है। अब जिनको ऑनलाइन नहीं आता, प्रॉब्लम ये कि हमें ऑनलाइन नहीं आता, इसलिए हमें ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स पे बिलीव करना पड़ता है और हम बैंकों में घंटों तक कतारों में खड़े रहते हैं। तो एक इनएडिकेट बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए। हर छोटे से छोटे ग्रामीण इलाके में भी बैंक की ब्रांचेस होनी चाहिए और बैंकों का एक बैलेंसिंग ग्रोथ भी होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है ब्याज दरों में समानता, कि हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो डिफरेंस्ड है, तो एटलीस्ट उस डिफरेंट को रोक दिया जाना चाहिए, एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। ब्याज दरों पर पर्याप्त रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। आरबीआई द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस टाइम में डिटर्मिनेट की जाती है, एटलीस्ट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। प्री एस्टिमेशन लगा करके अपने आप ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना, जो बैंकों का ट्रेंड है एटलीस्ट उस ट्रेंड को बंद करना चाहिए। न्यूज़ में कुछ आता नहीं है, उससे पहले ही आप बैंक जा करके देखो ब्याज दरें बदल गई। अरे अभी आरबीआई का जो है वो स्टेटमेंट आएगा,
लीगली कुछ चेंज तो होने दो। आज अगर न्यूज़ में आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर घटाने के बारे में सोच रहा है, नेक्स्ट डे आप बैंक में जाकर के देखिए ब्याज दरें घट जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर इससे क्या होता है कि बेचारा मिसगाइड हो जाता है कि कल तो ये था, आज ये है, कल क्या हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक लिमिटेड टाइम में ही चेंज होना चाहिए या एक सर्टेन डेट को चेंज होना चाहिए, ताकि कस्टमर भी उससे अवेयर रहे और उसकी नॉलेज लेता रहे। तो ये ट्रेंड जो है ना कि जब मर्जी पड़ी जब भी ब्याज दर घटा दी और जब मर्जी पड़ी जब भी ब्याज दरें आप बढ़ा देते हो, तो एटलीस्ट आरबीआई को उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करना चाहिए और डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक है उनकी ब्याज दरों में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। देन दीज आर द सजेशन टू रिमूव डीमेरिट्स ऑफ इंडियन मनी।